हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र में। इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का सामान्य विज्ञान में जो सेक्शन है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, उसमें अब तक 38वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही सीडीपीओ, बिहार एसएससी, टीआरई, ये सब में जो क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाएगा, ये इसी सब से होता है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है ये इसी रिपीटेड ही होता है, रिपीटेड फॉर्म में ही आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि 4 सेक्शन अगर आप कवर करते हैं, 4 पोर्शन, तो आपके 100 क्वेश्चंस करीब आपके बन जाते हैं, जिसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का है, दूसरा पोर्शन साइंस का है, तीसरा करंट करंट अफेयर्स है और चौथा पोर्शन बिहार स्पेशल है। उसके अलावा बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ्स, ये सारे पोर्शंस तो होते ही हैं, लेकिन साइंस का पोर्शन उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं शुरू जो कर रही हूँ वो फिजिक्स का क्वेश्चन है, और इसके बाद से ये जब खत्म होगा तो मैं बाकी केमिस्ट्री, बायो सबका बनाऊंगी वीडियो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें हमारे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जो पहला पोर्शन है, पहला सेक्शन है, वो है मात्रक इकाई, पहला चैप्टर। तो मात्रक और इकाई से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है। मैं बारी बारी से पढ़ती हूँ और इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो साथ साथ मैं उसको भी कवर करते हुए चलूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है तो किस चीज की है? तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। अब एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। और एंगस्ट्रम का प्रतीक क्या है? तो ए है, ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बन गया। पहला तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, दूसरा एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है, और तीसरा एंगस्ट्रम का प्रतीक क्या है। तो डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी रहे, तो डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। ये प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15। तो इसमें भी देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तीसरा है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो फिर वहीं दूरी की। देखिए ये री एग्जाम में भी पूछा है। प्रकाश वर्ष का संबंध है फिर वहीं दूरी से। एक मिनट, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो देखिए क्या है, इसमें आंसर है सी, लंबाई द्रव्य, मतलब सी क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, पहला निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? तो बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य। तो इसका आंसर है विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, उष्मागतिक ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। तो वहीं इसका आंसर क्या था? विद्युत धारा। और कितने हैं? तो 7 मूल भौतिक राशियां हैं। तो विद्युत धारा के साथ साथ ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि कौन कौन इसमें से कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशि। ठीक है, तो इसको देखिएगा। उसके बाद क्या है, दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर। किसी पृष्ठ के प्रति किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है? तो अभी ऊपर ही देखा गया है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है। कार्य की एसआई इकाई जूल है। कार्य की इकाई जूल भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य और विस्थापन के गुणनफल को कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है।
क्या होता है इसका फॉर्मूला? W बराबर F/S। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो यह टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के मापन की एसआई इकाई टेस्ला है, जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। दिए गए प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का उल्लेख किया गया, जबकि इसके हिंदी संस्करण में चुंबकीय बल। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी संस्करण के अनुसार दिया गया। अच्छा, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसका संकेत जो क्या एच जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में। विद्युत धारा की इकाई है तो एम्पियर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। 1 कूलाम पर सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत शक्ति की इकाई तो क्या है? वाट। विद्युत शक्ति मतलब इसको पी से डिनोट किया जाता है। पी इक्वल टू क्या होता है? वी इंटू आई। तो ये सब भी फॉर्मूला देखिए। W बाई क्यू इंटू क्यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है? W बाई टी जूल बटा सेकेंड, ये इसका मतलब होता है वाट। अतः विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो न्यूटन पर एम्पियर माइनस मीटर। टेस्ला टी चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है, तो इसमें न्यूटन पर एम्पियर माइनस मीटर टेस्ला के समतुल्य है। ओम मीटर मात्रक है तो प्रतिरोधकता का। किसी प्रकार की विद्युत प्रतिरोधकता मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर। उसके बाद विद्युत प्रतिरोधकता, इसका देखिए क्या है? आर बराबर विद्युत प्रतिरोधक ओम, यह है। खैर, इसको पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा? m इंटू वी। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो यह है विकृति। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो A बराबर V माइनस यू बाई टी। ये सब आप लोग 8th 9th में पढ़े होंगे, और ये जो साइंस होता है ये इसी लेवल का होता है, 9 10 तक मैक्सिमम। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग u है, u वेग से गति करते हुए t सेकेंड के बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर देखिए क्या है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ये दाब। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, जिसका क्या है? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यह है आयतन। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि। किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व या करंट डेंसिटी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसका एसआई मात्रक क्या है? अमीटर पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति। अब क्या है? मापक यंत्र एवं पैमाने। अगला टॉपिक जो है वो ये है। किसी मीटर का उपयोग
वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है तो ओडोमीटर को। किस मीटर का उपयोग? ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर को उपयोग समय को मापने के लिए। स्पीडोमीटर का प्रयोग गति को मापने के लिए। और एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्या है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों और जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। सोनार तकनीक में किस चीज का होता है यूज? तो ये होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्या होता है सोनार? मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्र में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इन तरंगों को आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्या है? गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये सही नहीं है। ये वोल्टमीटर विभवांतर, आमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये सब सही है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक निम्न विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर तथा मीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के विद्युत वाहक बल का प्रत्यक्ष मापन नहीं करता है, बल्कि मानक सेल से तुलना करके उसका सही विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह है अमीटर। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या है, ऑडियोमीटर एक चिकित्सीय उपकरण है जिसका मुख्य कार्य किसी व्यक्ति को सुनने की क्षमता, श्रवण क्षमता का परीक्षण करना है। यह उपकरण हेडफोन के माध्यम से विभिन्न आवृत्तियों पर नियंत्रित तीव्रता वाली ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है तथा यह जांचता है कि रोगी न्यूनतम न्यूनतम किस ध्वनि स्तर पर आवाज को सुन पाता है। ऑडियोमीटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि तीव्रता को डेसिबल पैमाने पर निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन यह तीव्रता मानव के सुनने की औसत सीमा के सापेक्ष कैलिब्रेट की जाती है, न कि प्रत्यक्ष भौतिक ध्वनि दाब स्तर के रूप में। अतः ऑडियोमीटर का उपयोग सीधे किसी बाहरी ध्वनि स्रोत की तीव्रता मापने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि यह विभिन्न डेसिबल स्तरों की ध्वनि प्रस्तुत कर मानव कान की संवेदनशीलता का आकलन करता है। घड़ी में समय मापा जाता है तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ियों में समय मापन के लिए आवृत्ति मानक ऑस्किलेटर प्रदान करता है। वास्तविक समय गणना या काउंटर डिवाइडर सर्किट से होती है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वही था। एक जिप्टो बराबर है तो 10⁻⁻21। एक माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल क्या होती है? तो इसका आंसर है बी। अब बी क्या दिया हुआ है? 2 सेकंड की होती है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल 2 सेकंड की होती है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि 2 सेकंड होती है। एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह एक माध्य स्थिति के आगे और पीछे दोलन करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यांत्रिकी। चलिए इसका क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो क्यों? इसका आंसर बी और डी दोनों है। ये पहला तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। दूसरा
गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और स्थितिज ऊर्जा का कम होना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ऊर्जा के एक रूप स्थितिज से दूसरे रूप गतिज में रूपांतरण का सामान्य उदाहरण है। अतः विकल्प बी का कथन सही है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी क्या है कंजर्वेटिव बल है। जब पिंड गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में नीचे गति करता है तो उसका स्थितिज ऊर्जा का कम होना ठीक उसी प्रकार होता है जैसे गुरुत्व सिद्धांत से अपेक्षित है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल या उसके नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता है। अतः विकल्प डी का कथन भी सही है। तो क्या ये घटना न तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है और न ही गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को ही सही माना है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो यह एक से अधिक क्या क्या है इसमें तीरंदाजी है, अंतरिक्ष रॉकेट है, वेंचुरी मीटर है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार तीरंदाजी अथवा अंतरिक्ष रॉकेट दोनों में न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग होता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है तो वस्तु पर लगने वाले बल के। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल के सीधे अनुपातिक होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर आरोपित तुल्य नेट बल के तथा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। F बराबर m में बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि क्या है दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा है? तो शुद्ध बल। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल है। किसी वस्तु पर कई बल लग सकते हैं लेकिन यदि वे बल आपस में संतुलित हों तो उनका परिणामी शुद्ध बल शून्य होता है। इसी कारण वस्तु स्थिर वेग से चलती रहती है। शुद्ध बल नेट फोर्स ही शून्य बल होता है। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था या विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व के रूप में परिभाषित होती है। अब क्या है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जब कोई वृत्ताकार वस्तु या बॉल बेयरिंग गेंद किसी सतह पर लुढ़कती है तो गति का विरोध करने वाला बल रोलिंग घर्षण कहलाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाले बल या संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए स्वतंत्र है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहां अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है।
जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। एक बस सीधे रास्तों पर चलती है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री तो बाईं ओर झुकेंगे। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों का जड़त्व अब भी सीधी दिशा की ओर होता है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो यह है गतिज ऊर्जा। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति बटा चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में गति करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसके परिमाण मैग्नीट्यूड के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के अनुसार E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ E ऊर्जा, m द्रव्यमान तथा c प्रकाश का वेग है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा तो जूल में। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में हुआ विस्थापन। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का सही मात्रक जूल है। हम एक लकड़ी के बक्से में 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकते हैं। सीमांत घर्षण बल होगा तो बी क्या होगा? 200 न्यूटन। क्या है? नियत वेग का अर्थ है कि लकड़ी के बक्से का वेग परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण एक्सेलरेशन शून्य है। न्यूटन की गति विषयक नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल नेट फोर्स भी शून्य होते हैं। यहाँ दो मुख्य क्षैतिज बल है। आगे की ओर लगाया गया बल 200 न्यूटन और पीछे की ओर गतिज घर्षण बल सीमांत घर्षण बल फर्श द्वारा लकड़ी के बक्से पर। क्योंकि परिणामी बल शून्य है अतः गतिज घर्षण बल 200 न्यूटन, इसलिए इस स्थिति में बक्से पर पीछे की ओर लगने वाला गतिज घर्षण बल सीमांत घर्षण बल 200 न्यूटन होगा, जो लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। ये सब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। गुरुत्व के अधीन गति अगला टॉपिक है। ये भी देखिए सॉल्व करने वाला, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन तो घट जाएगा। यदि घूर्णन करने की निकाय पर भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाएगी। भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल प्रभाव घूर्णन से आता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? तो इसका 16.7 न्यूटन है। क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। तो 1/6 गुना 100 यानी कि 16.9। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो उन किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। मुक्त पतन में सभी पिंडों का त्वरण g द्रव्यमान के से स्वतंत्र होता है। वेग v का संबंध v बराबर u प्लस gt से है, इसलिए वेग केवल g पर नहीं बल्कि आरंभिक वेग v और समय t पर भी निर्भर करता है।
अतः दो वस्तुओं को एक ही स्थान पर वायु प्रतिरोध नगण्य मानकर समान आरंभीय अवस्था से एक साथ छोड़ा जाए तो किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा बल लग रहा बल क्या होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण के नीचे आते समय लिफ्ट में फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अतः उस समय फर्श पर आपके द्वारा लगा बल शून्य होगा। एक मिनट दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना है? तो 9.8 मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एक सदिश राशि का उदाहरण है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग जो है ये उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं, क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उसमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कम होने के कारण गैस अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग उसके तुल्य या अधिक हो जाता है, जिससे वह अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी के समान वातावरण नहीं पाया जाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? तो यह 1/4 हो जाएगी। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक जो हम लोग का स्थूल पदार्थों के गुण। तो इसमें क्या है? देखिए, इसमें जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? तो यह प्रकाश का व्यतिकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश तरंगों के इंटरफेरेंस के कारण सुंदर एवं रंगीन दिखाई देती है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए भी नहीं सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। वहीं गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन जो है उसको निक्षेपण, डिपोजिशन कहलाता है। जैसे सर्दियों में जलवाष्प गैस का सीधे बर्फ ठोस में बदलना। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? तो बर्नौली का सिद्धांत। देखिए टीचर्स एग्जाम में पूछा है। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ये बर्नौली सिद्धांत स्विस गणितज्ञ डेनियल बर्नौली द्वारा किया गया है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तब तो जलस्तर नहीं बदलेगा, अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करता है। अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने के बाद वह जल उसी भार को पूरा करेगा और इस प्रकार जलस्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव में सरफेस टेंशन होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि गोलीय होती है, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और यह निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति की निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है।
सबसे ज्यादा श्यानता कहाँ होती है? तो शहद की। दो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वो इतने अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। प्रश्नगत विकल्प में श्यानता का क्रम निश्चित है, सबसे ज्यादा शहद, फिर खून, फिर जल, फिर वायु। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी जो है वो उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान जो है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब क्या है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, अगला टॉपिक जो है इसका पहला क्वेश्चन क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 है। क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर, एंगस्ट्रम में यह मान 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर तक बताया है, और एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा जो है 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। इसलिए परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इसके भीतर का ही आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो यह है 400 से 700 मिलीमीटर में। दो कैंडला का वह समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो है, तो क्या है? सी 8 पाई ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स मतलब प्रकाश फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद देखिए सही कथन चुनिए। क्या है? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो कांच में, शीशा में प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो प्रिज्म द्वारा। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। तो यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि कोहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जैसे ही प्रकाश कोहरे की बूंदों से गुजरता है तब कोहरे की महीन जल बूंदे प्रकाश को बिखेरती हैं। इस दूर की वस्तुओं को कंट्रास्ट घट जाता है और इस बिखराव के कारण दूरस्थ वस्तुओं में आभासी अस्पष्टता उत्पन्न होती है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो यह आवृत्ति। जब एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमैटिक लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्या है? आपतित श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो क्या है? गर्म करके, तंतु को गर्म करके।
श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प उत्पन्न होती है। ट्यूब के सिरे पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर क्या है, लेपित प्रदीप्तिशील पदार्थ फॉस्फर लेप की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिएगा, ये सब रिवीजन करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी डिस्क्रिप्शन तो थोड़ा लंबा लंबा है ही, और साइंस है तो एकदम अचानक से पढ़ के समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने से होता ही है। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो ट्यूब में ठोस धातु पर। ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछे कि ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर क्या होता है, तो टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं। और इसमें अल्प द्वार पर पारे की वाष्प भरी होती है। ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तथा पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं, जिससे दीप्त विसर्जन होता है। इनमें से कुछ प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य अल्प होती है, जिन्हें हम देख नहीं पाते, अतः इन अदृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर प्रतिदीप्त प्रकाश का लेप कर दिया जाता है, जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो यह आवृत्ति। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो क्या तरंग एवं कण दोनों के समान? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या विवर्तन झंझरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है? यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। ये बीएओ के एग्जाम में पूछा है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश का वायुमंडल में रेले प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल के सूक्ष्म कण लघु तरंगदैर्घ्य प्रकाश को दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित करते हैं। नीले और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। बैंगनी प्रकाश कम दिखाई देता है, इसलिए प्रकीर्णित नीला प्रकाश प्रमुख रूप से हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसका कारण आकाश में हमें नीला दिखाई देता है। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो यह प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। छाया की उत्पत्ति के लिए प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार आवश्यक है। छाया का निर्माण तब होता है जब किसी वस्तु ऑब्जेक्ट द्वारा प्रकाश के किसी हिस्से या भाग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। क्या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं? और प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूर वाले एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। इससे लेंस का बड़ा भाग प्रकाश के लिए अवरुद्ध हो जाता है और केवल कुछ छोटे छोटे हिस्सों के से ही प्रकाश किरणें गुजर पाती हैं। इसमें लेंस का प्रभावी अपर्चर घट जाता है और घोड़े का प्रतिबिंब कम चमक वाला बनता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में डुबोने पर यह कार्य करता है, तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सब वो फॉर्मूला बेस्ड है। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जानते हैं? तो ये देखिए इसका आंसर क्या है,
इसको मायोपिया कहते हैं, इसलिए इसमें आंसर ये है, कोई नहीं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को आसानी से देख लेता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस या कनकेव लेंस का उपयोग होता है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस की वजह से। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देखता है परंतु पास की वस्तुओं को दूर की वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ये क्या कहलाता है? तो निकट दृष्टि दोष। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो होगा वक्रता के केंद्र पर। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। जब टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता का मान बढ़ता है, क्योंकि विभेदन क्षमता अभिदृश्यक लेंस के व्यास d के अनुक्रमानुपाती होती है। विभेदन क्षमता मतलब रिजॉल्विंग पावर एक अभिदृश्यक लेंस की दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर। तो ये सब भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ के कुछ होगा नहीं, आपको फार्मूला याद होगा तभी बन पाएगा। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है क्या? तो अवतल दर्पण। सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी या फोकल लेंथ उस दर्पण के ध्रुव पोल और मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी होती है। समतल दर्पण को गोलीय दर्पण के रूप में माना जाता है जहाँ दर्पण की सतह की वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाती है। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण पर बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। नाई की दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में भी किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस को किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये उत्तल। पढ़ने में काम आने वाले चश्मे के ग्लास सामान्यतः उत्तल लेंस से बनाया जाता है। ऐसे लेंस दूर दृष्टि दोष या उम्र के साथ होने वाली जरा दृष्टि दोष में उपयोगी होते हैं। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों को निकट बिंदु दूर हट जाता है तो क्या होता है? संशोधक चश्मों के बिना उनके पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। वहीं दूरदृष्टि इसको हाइपरमेट्रोपिया में भी व्यक्ति निकट की वस्तु नहीं देख पाता है परंतु इसका कारण अलग होता है। जैसे नेत्रगोलन सामान्य से छोटा होता है और नेत्र का फोकसिंग पावर कम होता है जिससे छवि रेटिना के पीछे बनती है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। आवर्धक कांच में
किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यह है उत्तल लेंस। आवर्धक कांच मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। अब ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में क्या होगी? तो 9 गुने 10 के पावर 8। ऊर्जा की खपत को यूनिट में मापा जाता है। एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा है। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 जूल गुने सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। फिर ये टोटल इतना जूल हुआ। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, वो क्या कहलाता है? तो त्रिक बिंदु। जिस निश्चित ताप व दाब पर कोई पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ संतुलन में रहता है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। जैसे पानी का त्रिक बिंदु तापमान 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एवं वायु दाब 611 पी है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? तो घटता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब तथा क्वथनांक में समानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब घटता जाता है। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो क्या है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल न तो जल्दी गर्म होता है, न जल्दी ठंडा। जल का यह गुण इसे उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। कमरे को ठंडा किया जाता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा होता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस मतलब कंप्रेस्ड गैस ही प्रयुक्त होती है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यह है शीशा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे ऊष्मा प्रवाहित न हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड जो है शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम, पुअर कंडक्टिविटी होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता 8.3 की। अब जो भी इसका मात्रक है देख लीजिएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना क्या होता है? तो बी, ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक है। मतलब पानी से जलने में उतना वो नहीं होता है, उससे ज्यादा अगर भाप से जल गया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री से पर स्थित वाष्प में जलना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण हाँ मतलब ज्यादा खतरनाक है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऊष्मा का वह मान है जो उसके इकाई द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ऊष्मा से। भाप इंजन का एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है, जिसका उपयोग भाप का उपयोग करके यांत्रिक कार्य में करने में किया जाता है। भाप के इंजन अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैंकिन चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो ये गैस को दबाने और मुक्त करने में। वातानुकूलन यंत्र में सामान्यतः एक वायु शीतक एयर कूलर तथा एक वायु तापक एयर हीटर होता है। वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापन को बढ़ाता है, तथा वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु की शीतलन की क्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार कंप्रेसर टाइप का यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। क्या पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है? एक पंखा, क्योंकि तो ये हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने को पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर
आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खोल दे तो कमरे का तापमान तो वही होगा, बढ़ जाएगा। ये देखिए रिपीट किया हुआ है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे में ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। प्रातः काल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाता है? तो विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठोस तथा द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस तथा द्रव में क्रमशः चालन तथा संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। F इज इक्वल टू 9 डिग्री बटा 5 सेल्सियस प्लस 32, ऐसे करके निकाला जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हमारा तरंग गति रहेगा और फिजिक्स का पोर्शन जो है वो 2 वीडियोस में जो घटना चक्र का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन 2 वीडियो में ये बन के तैयार होगा। तो इसलिए आप लोग इसको देखिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।